जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने यूपी ट्रिपल एससी पेट की कक्षाएं स्टार्ट करी थी, इसमें अभी तक 8 क्लासेस हो गई थी। ये भारतीय इतिहास की क्लास 9 है और इस वीडियो में आज से सल्तनत काल स्टार्ट कर रहे हैं, सल्तनत काल शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, गुलाम वंश। सल्तनत काल में जैसा आपको पता है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, इतने वंश आते हैं। तो आज ये पार्ट 1 है। आज पहला वंश है सल्तनत काल का, गुलाम वंश। बहुत बढ़िया डेटा तैयार किया गया है आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ज़रूर आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। चूँकि ऐबक गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसके द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई उसे गुलाम वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अगला पॉइंट देखेंगे। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था उसका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो 2 मस्जिद हैं, इनका निर्माण ऐबक ने कराया था। ये बहुत परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहाँ पर कराया था? अजमेर में। और दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे देखते हैं। ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। जो ये ऐबक है, ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ये उसकी उपाधि है। क्या है इसकी? ये उपाधि है। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये बहुत दान देता था, ये लाखों का दान देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने कराया था? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। याद रखिएगा आप लोग ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी ऐबक का सहायक सेनापति था। मैंने आज सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो जो बख्तियार खिलजी है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। और बख्तियार खिलजी ने
नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और ये बख्तियार खिलजी कौन था? ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था, प्रमुख सेनापति नहीं था, मुख्य सेनापति नहीं था, ये सहायक सेनापति था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। कब हुई थी ऐबक की मृत्यु? 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और इसे लाहौर में दफनाया गया। इसकी समाधि कहाँ बनाई गई? लाहौर में। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। आगे देखेंगे, ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसका शासन 8 महीनों तक रहा। ये आराम शाह जो है, इसका शासन मात्र 8 महीने तक ही रहा। और ये जो आराम शाह है, ऐबक की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा था, आराम शाह। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखिए, जो इल्तुतमिश जो ये है, ये कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, और उसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था इल्तुतमिश। इसी इल्तुतमिश ने आराम शाह, जो कि ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसकी इल्तुतमिश ने हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और जो इल्तुतमिश है, ये याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह की हत्या कर दी थी। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। और ये भी ये डेटा याद रखिएगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तब इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था। ठीक है ना? तो ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, और जो इल्तुतमिश है, जो कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, उसने आराम शाह की 1211 ईस्वी में हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली लाया। ये भी आप याद रखिएगा कि जब इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा, तो उसने लाहौर से राजधानी को हटा दिया और दिल्ली को राजधानी अपनी बना ली। याद रखिएगा ये बात। आगे देखेंगे, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। यहाँ से इल्तुतमिश का काम खत्म हो गया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। यहाँ से इल्तुतमिश का काम समाप्त। आगे देखेंगे, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था, वो गद्दी पर बैठा। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था, जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था, वो गद्दी पर बैठा। लेकिन वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। जो रुकनुद्दीन फिरोज था, ये योग्य शासक नहीं सिद्ध हुआ। और इसके बाद क्या होता है, आगे घटना क्या होती है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, तुर्की के अमीरों ने, जो तुर्की के अमीर थे, उन्होंने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठाया। चूँकि रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था, इसलिए तुर्की अमीरों ने आपस में योजना बनाई, सभा करी और रुकनुद्दीन को शासन से हटा करके रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थीं जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। ये बात आप याद रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी, या जो राजगद्दी पर बैठी थी, उनका नाम था रजिया बेगम। आगे देखेंगे, रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हो गई। तुर्की अमीरों ने
रजिया को गद्दी से हटा दिया। अब रजिया के जो तौर तरीके थे ये तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आए। इन्होंने ही रजिया को गद्दी पर बैठाया था और रजिया जो है मर्दों की तरह टोपी पहन करके दरबार में आने लगी थी। इस प्रकार जो तौर तरीके थे ये जो तुर्की के अमीर थे इनको पसंद नहीं आ रहे थे रजिया के। इस वजह से रजिया को गद्दी से तुर्की के अमीरों ने फिर से हटा दिया। यानी कि कहा सुना सब तुर्की अमीरों का ही चल रहा था। जो तुर्की अमीर चाह रहे थे वो कर ले रहे थे। पहले उन्होंने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को गद्दी पर बिठाया। जब रजिया भी उनको पसंद नहीं आई तो तुर्की के अमीरों ने फिर रजिया को हटा दिया, गद्दी से हटा दिया। आगे देखेंगे, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या, रजिया बेगम की हत्या कब हुई? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। यहाँ से रजिया का भी काम खत्म। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे की घटना देखेंगे। आगे बलबन ने षड्यंत्र करके 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। बलबन ने क्या किया? बलबन ने षड्यंत्र करके 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। और ये जो नासिरुद्दीन महमूद है इसी के साथ बलबन ने अपनी पुत्री की शादी भी कर दी थी। याद रखिएगा ये बात। बलबन ने षड्यंत्र किया 1246 ईस्वी में और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। जब देखा उसने कि अब तो उसको बलबन ने कि अब ये सुल्तान है नासिरुद्दीन महमूद, तो इसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी बलबन ने कर दी। आगे देखते हैं, एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था, ये नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करता था। ये कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसका नाम याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद ऐसा जो है टोपी सिल करके अपना जीवन निर्वाह करता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन जो है किस सन में दिल्ली पर बैठा? तो 1266 ईस्वी में। यह मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इसके पहले तो नासिरुद्दीन महमूद को इसने बना ही दिया था, सुल्तान बना दिया था। कुछ दिक्कतें आ रही थी, मंगोल आक्रमण लगातार हो रहे थे जिनसे रक्षा करने में, दिल्ली की रक्षा करने में नासिरुद्दीन महमूद सफल नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ? बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों से दिल्ली की बलबन ने रक्षा कर ली, दिल्ली को उसने बचा लिया। आगे देखेंगे, राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा, ये दोनों प्रथाएं याद रखिएगा और इनके साथ बलबन का नाम भी याद रखिएगा कि सिजदा और पैबोस, ये दोनों प्रथाएं राज दरबार में, इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन के द्वारा चलाई गई थी। चलिए आगे देखेंगे। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे देखेंगे वीडियो में, बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपकी परीक्षा में मिल सकता है आपको देखने को। तो याद रखिएगा कि बलबन ने ही नवरोज उत्सव शुरू किया था, जो कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। नवरोज उत्सव की शुरुआत बलबन ने की थी। आगे देखेंगे, अपने विरोधियों के खिलाफ बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई। अपने विरोधियों के खिलाफ हमेशा से जो है बलबन सतर्क रहता था और जो उसके विरोधी थे उनके खिलाफ बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। आगे देखेंगे,
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूंग खां की उपाधि दी थी। अब ये भी आप जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उलूंग खां किसकी उपाधि थी। तो याद रखिएगा ये उपाधि बलबन की थी। और ये उपाधि बलबन को दी किसने थी, तो उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। और ये नासिरुद्दीन महमूद कौन था, मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि नासिरुद्दीन महमूद बलबन का ही दामाद था, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी रहते थे। जो बलबन है इसके दरबार में अमीर खुसरो का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। ये बलबन के दरबार में ही रहते थे, बलबन के ही दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे, गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। कैमुर्स जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना हुई। वो हम आगे आने वाली वीडियो सल्तनत काल पर आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें और आने वाली सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन मैटर के साथ आप लोग अच्छी तैयारी कर सकें। और अंत में कहूँगा अपने माता पिता, अन्नदाता और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।